नमस्कार। चीनी मतलब मिठास, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ यहीं तक है? आज हम चीनी उद्योग के एक बहुत ही अलग पहलू को देख रहे हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन। जी। जानकारी ये है कि ये एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, मतलब सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया या यीस्ट शुगर को बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल किए ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चीनी मिलें गन्ने के रस या खासकर शीरे मतलब मोलासिस से फर्मेंटेशन के जरिए क्या-क्या बनाती हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये जो सूक्ष्मजीव हैं, ये नन्ही फैक्ट्रीज की तरह काम करते हैं। अच्छा। कच्चा माल लेते हैं, शुगर, और उसे बदल देते हैं इथेनॉल, एसिड्स, मतलब कई काम की चीजों में। ये सब उनके अंदर की मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं ऊर्जा पाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे आम वाली से, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य खिलाड़ी है यीस्ट। एक खास तरह का यीस्ट होता है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। हाँ, ये यीस्ट क्या करता है कि शुगर को, मतलब ग्लूकोज या सुक्रोज को, इथेनॉल यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तोड़ देता है। अच्छा। और चीनी मिलों से जुड़ी जो डिस्टिलरीज होती हैं, वो अक्सर इसी प्रक्रिया से शीरे का इस्तेमाल करके इथेनॉल बनाती हैं। हाँ, ये इथेनॉल तो आजकल बहुत सुना है, पेट्रोल में मिलाने के लिए। बिल्कुल, फ्यूल एडिटिव के तौर पर, और शराब बनाने में तो इस्तेमाल होता ही है। और सैनिटाइजर में भी तो होता है। जी हाँ, सैनिटाइजर में भी। तो ये भारत के लिए, मतलब ईंधन कार्यक्रम के लिए भी अहम है, और मिलों के लिए भी एक अच्छी आय का स्रोत है। सही बात है। तो मतलब शीरा जो चीनी बनाने के बाद बचता है, जी, वो वेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। इथेनॉल के अलावा और क्या बनता है? एक और अहम प्रक्रिया है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया होता है। लैक्टोबैसिलस, दही वाले? हाँ, वही। ये शुगर को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं। ये एसिड आपको दही में मिलता है, और इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में, दवाइयों में भी होता है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, आजकल वो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात होती है ना, हाँ। उसमें भी लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो ये पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है। ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब एक ही चीज, शुगर या शीरा, और उससे कितनी अलग अलग चीजें बन सकती हैं। बिल्कुल, अलग अलग सूक्ष्म जीव, अलग अलग उत्पाद। सिरका कैसे बनता है? विनेगर, क्या वो भी ऐसे ही? हाँ, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है। सिरका बनता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से। अच्छा। इसमें एसिटोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, पहले जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से इथेनॉल बना था ना, हाँ। उसी इथेनॉल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में एसिटिक एसिड यानी सिरके में बदल देते हैं। अरे, मतलब एक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट दूसरे के लिए कच्चा माल बन गया। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन चाहिए होती है। हाँ, जबकि अल्कोहल वाले में नहीं चाहिए थी। सही। और सिरका तो पता ही है, खाने की चीजों को बचाने में, मतलब प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है, कुछ दवाइयों में भी। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये असल में बायोकैटलिस्ट हुए, मतलब जैविक उत्प्रेरक। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बायोकैटलिस्ट। ये जैविक अणु या जीव हैं जो रासायनिक प्रक्रियाओं को करवाते हैं या तेज करते हैं, और खुद बदलते नहीं। और भी कई तरह की फर्मेंटेशन है, जैसे ब्यूटेरिक एसिड, मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। वो शायद अभी उतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा। लेकिन उन पर भी शोध चल रहा है कि कैसे शीरे जैसे सस्ते कार्बन स्रोतों से अलग अलग रसायन बनाए जा सकें। ये दिखाता है कि शीरा कितना वर्सेटाइल है, मतलब कितनी तरह से काम आ सकता है। सही बात है। अच्छा, ये सब प्रक्रियाएं सफल हों, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा? ये माइक्रोब्स हर माहौल में काम कर लेते हैं क्या? नहीं, ये बड़े नाजुक होते हैं। इन्हें बिल्कुल सही माहौल चाहिए होता है। जैसे तापमान, ये बहुत जरूरी है। यीस्ट से इथेनॉल बनाने के लिए मान लीजिए करीब 30 से 37 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। फिर पीएच लेवल, मतलब एसिडिटी या अल्कलैनिटी, वो भी सही रेंज में होनी चाहिए। ज्यादातर 4 से 7 पीएच के बीच काम करते हैं। और ऑक्सीजन, वो तो हमने देखा है, किसी में चाहिए किसी में नहीं। हाँ, वो प्रक्रिया पर निर्भर करता है। और फिर उन्हें बढ़ने के लिए पोषक तत्व भी चाहिए, और शुगर की मात्रा भी सही होनी चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। और इंडस्ट्री लेवल पे ये सब मैनेज करना तो मुश्किल होता होगा। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, तापमान या पीएच में जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ तो इन सूक्ष्म जीवों के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, जो असल काम करते हैं, हाँ, उनकी कार्यक्षमता गड़बड़ा जाती है। और एक और मुश्किल है। क्या? जब उत्पाद जैसे अल्कोहल या एसिड एक हद से ज्यादा बनने लगता है, तो वो खुद ही इन सूक्ष्म जीवों को धीमा कर देता है या रोक देता है। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट ही प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ, एक तरह से। तो इंडस्ट्री में लगातार इन सब चीजों पर नजर रखनी पड़ती है,
कंट्रोल करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद सही तरीके से मिले। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि चीनी उद्योग सिर्फ चीनी नहीं बना रहा, नहीं, वो तो इन छोटे छोटे जीवों की मदद से शीरे जैसे बाय प्रोडक्ट को एथेनॉल, सिरका, लैक्टिक एसिड ऐसी कई जरूरी चीजों में बदल रहा है। निश्चित रूप से। और ये प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि कैसे हम कृषि पर आधारित उद्योगों के जो उप उत्पाद हैं उनका मूल्य बढ़ा सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हाँ, ये तो सर्कुलर इकोनॉमी वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब वेस्ट को वेस्ट न मानकर उसे एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करना। इससे आर्थिक फायदा तो है ही, साथ में ये सस्टेनेबिलिटी मतलब पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि हम नए संसाधनों पर कम निर्भर होते हैं। सही कहा। और एक सोचने वाली बात यहाँ छोड़ जाता हूँ, बताइए कि ये जो शीरा जैसे कृषि उप उत्पाद हैं, इनमें अभी और कितनी संभावनाएं छिपी होंगी। क्या पता भविष्य में हम इन्हीं सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे नए मूल्यवान बायोकेमिकल्स बना पाएं जिनके बारे में शायद आज हमने बात